नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। शाम के 4 बजने वाले हैं। आपके पसंदीदा शो 4 का फायर में आपका स्वागत है। माफिया अतीक को मौत से डर लगता है। साबरमती से प्रयागराज के लिए अतीक की गाड़ी क्योंकि निकल गई है। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अतीक का काफिला रवाना हो चुका है। प्रयागराज पहुंचेगी या पलटेगी ये गाड़ी, सभी के मन में यही सवाल है और ये डर जो है अतीक अहमद के भी मन में है। ग्राउंड जीरो से वीडियो सबूतों में पूरी अपडेट आगे आपको दिखाएंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद के काफिले की गाड़ी अब कहां पहुंची है। काफिले में अतीक के साथ कितने पुलिस वाले हैं, अतीक जब गाड़ी में बैठा तो उसने क्या कहा, ये सब कुछ आगे हम बताएंगे आपको। और जी हां, अतीक का कुनबा कैसे अब रोने लगा है, अतीक के शूटर सरेंडर करने का मन बना रहे हैं, ये भी तमाम तस्वीरें आगे आपको बताएंगे। अदालत से अर्जी वो लगा रहे हैं, लेकिन यूपी में योगी हैं जो ठान चुके हैं, वो किया भी है। बाबा ने बोला है माफिया को मिट्टी में मिलाना है। आपको दिखाते हैं अतीक के काफिले से नॉन स्टॉप कवरेज टाइम्स ऑन भारत के साथ में। और जो बड़ी खबर है वो भी जान लीजिए, अतीक अहमद का काफिला साबरमती से लगभग 2:30 बजे रवाना हुआ, प्रयागराज के लिए रवाना हो चुका है। 2 घंटे से अतीक का काफिला जारी है। तो साबरमती जेल से अतीक को ले जा रही है पुलिस। यूपी पुलिस के काफिले में 34 पुलिस वाले शामिल हैं। पुलिस के काफिले के पीछे नव भारत की टीम भी है। चप्पे चप्पे पर नव भारत की रिपोर्टर्स जो है वो हर पल आपको जानकारी देंगे। अभी से लेकर पेशी तक हर खबर, हर अपडेट और हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो गाड़ी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश जा रही है जहां पेशी होनी है अतीक अहमद की। और देखिए काफिले में सुरक्षा चाक चौबंद है, 34 पुलिस वाले साथ हैं। जी हाँ, स्पेशल कॉप्स जो हैं योगी टीम के, वो अतीक अहमद को लेने के लिए पहुंचे। और अतीक अहमद का जो काफिला है अभी राजस्थान बॉर्डर में प्रवेश नहीं कर पाया है। आपको बता दें लगभग जब जितना वक्त लगता है 2 घंटे से ज्यादा का वक्त राजस्थान बॉर्डर में प्रवेश करने का होता है। उदयपुर की तरफ ये काफिला जाएगा। जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करेगा, उदयपुर से होता हुआ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से होता हुआ कोटा और उसके बाद मध्य प्रदेश में शिवपुरी से होते हुए दतिया, झांसी और फिर प्रयागराज। लेकिन इस बीच अतीक अहमद को जब टीम लेकर निकल रही थी, अतीक अहमद ने एक बार फिर से अपना वही राग अलापा, एक बार फिर से वही बात दोहराई। उसका कहना है कि सरकार की मंशा पर उसको शक है। उसका कहना है मुझे मारना चाहते हैं। यूपी पुलिस फिलहाल अब लेकर निकल चुकी है अतीक अहमद को प्रयागराज के लिए। तो पुलिस के काफिले के साथ ही नवभारत की टीम भी मौजूद है। अतीक के काफिले को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है, साबरमती जेल से लेकर जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस और कड़ी सुरक्षा के बीच ये काफिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ा है। 2 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है और एक बार फिर से जब उत्तर प्रदेश पुलिस लेकर जा रही है अतीक अहमद को, तो ऐसे में फिर से डर सता रहा है। अतीक अहमद को डर इस बात का है और अतीक अहमद ने इस डर को जाहिर भी किया। जब बाहर निकला तो कहा कि इनकी मंशा सही नहीं है और ये मुझे मरवा सकते हैं। तो 1300 किलोमीटर का ये पूरा सफर, 1300 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस जो है वो निकल चुकी है लगभग 2:30 बजे। और अब कल तक माना जा रहा है कि अतीक अहमद का काफिला पहुंचेगा। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीर, पहली तस्वीर उस समय की जब अतीक अहमद को टीम लेकर निकली थी उस गाड़ी की, और दूसरी उस काफिले की जिसमें टाइम्स ऑन भारत लगातार फॉलो करते हुए पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ अतीक को मौत का डर सता रहा है। अतीक अहमद का कहना है कि इनकी नीयत सही नहीं है, ये मुझे मारना चाहते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछली पेशी में भी अतीक अहमद ने ये डर जाहिर किया था और एक बार फिर से देखिए अतीक अहमद क्या कुछ कह रहा है, वो आप सुनिए। सही नहीं है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो उमेश लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर रहे हैं, ये कहना है अतीक अहमद का। उसका डर साफ तौर से नजर आता है। लगातार पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टाइम्स ऑन भारत की जो बड़ी टीम है, रिपोर्टर्स लगातार, चाहे वो इस काफिले के साथ हो या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमा पर जिस जगह पर यहाँ से काफिला निकलेगा, वो एक एक तस्वीर हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश से मकरंद काले हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, मनीष यादव भी हमारे साथ में है और लगातार सिद्धार्थ पांड्या इस पूरे काफिले के साथ में हमारे साथ ही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मकरंद का रुख कर लेते हैं। मकरंद, क्या तस्वीर नजर आ रही है, कितना वक्त हो चुका है और अभी ये जो काफिला है वो एग्जैक्ट कहां पर पहुंचा है, किस लोकेशन पर?
देखिए, अभी राजस्थान में एंट्री होने वाली है और राजस्थान में थोड़ी ही देर में एंट्री होने के बाद मध्य प्रदेश उनको पहुंचने में लगभग 8 से 9 घंटे का समय लग सकता है। और अभी फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो यही है कि यहां पर मध्य प्रदेश पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और शिवपुरी में यहां पर एंट्री होगी। शिवपुरी में एंट्री होने के बाद झांसी तक ये काफिला जाएगा। लगभग 2 से 2.25 घंटे शिवपुरी यानी कि मध्य प्रदेश की सीमा में ये काफिला रहेगा। राजस्थान में एंट्री होने के बाद राजस्थान में उदयपुर कोटा होते हुए ये जो काफिला है वो शिवपुरी की तरफ आएगा। राजस्थान में आने के बाद ये तय हो पाएगा कि कितना कुल समय लगेगा, क्योंकि बीच में कुछ जगहों पर अतीक अहमद रुक सकता है पेट्रोल डलवाने के, गाड़ी में डीजल डलवाने, पेट्रोल डलवाने के लिए, या फिर जो चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए, अपने नित्य काम करने के लिए रुकना पड़ सकता है। तो इस वजह से एग्जैक्ट कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो काफी लंबा ये पूरा रूट है, 1200 किलोमीटर से ज्यादा का ये रूट है। और केवल अगर गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 13 घंटे से ज्यादा का समय लगता है, 13 से 13.5 घंटे आने में लगते हैं। तो ऐसे में यहां पर इंतजार एक तरह से हो रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस भी चाह रही है कि जल्दी से यहां से काफिला होकर निकल जाए तो वो भी राहत की सांस ले, क्योंकि अतीक अहमद को पिछली बार जब लेकर के आए थे तो बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन थी। कभी भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब गाड़ी पलट जाए। किस प्लानिंग से उत्तर प्रदेश पुलिस आई है, अभी आने वाले वक्त में क्या होने वाला है अगले पल की खबर नहीं, क्योंकि अतीक अहमद खुद ये कह रहा है कि मुझ पर कभी भी हमला हो सकता है, मेरी जान को खतरा है, मेरा कभी भी एनकाउंटर किया जा सकता है। जब से वो जेल से निकला है तब से प्रयागराज की कोर्ट में पहुंचने तक उसके मन में दहशत बैठी हुई थी कि उसका एनकाउंटर हो जाएगा। फिर उसके बाद जब वो वापस कोर्ट से लेकर वापस साबरमती जेल जा रहा था उस समय भी इसी दहशत में था। तो ये दहशत जो है ये उसको कमजोर कर रही है, उसके नेटवर्क को कमजोर कर रही है। लगातार उसके गुर्गे भी उसकी गाड़ी के आगे पीछे घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मीडिया और पुलिस की गाड़ियां उसके काफिले में है, बल्कि वो लोग भी हैं जो उसके वकील हैं, वो लोग भी हैं जो उसके परिवार के सदस्य हैं, और वो लोग भी हैं जो उसकी गैंग से ताल्लुक रखते हैं और विरोधी भी हैं। ये जो काफिले से जुड़ी हुई जानकारियां हैं ये भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मकरन मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े हैं, जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, किस किस इलाके से ये जो पूरा काफिला वो होता हुआ जाएगा। मनीष भी हमारे साथ में है और हमारी एक टीम लगातार ये जो पूरा काफिला अतीक अहमद की उसके काफिले के साथ में चल रही है। सिद्धार्थ पांड्या की उनका भी मैं रुख करूंगी, लेकिन जरा मनीष ये बताइए कि आखिर अतीक अहमद कल जब पहुंचता है शाम को तो उसे कोर्ट में कितने बजे पेश किए जाने की जानकारी है? कल पेश किया जाएगा या परसों पेश किया जाएगा? कल जब काफिला पहुंचेगा तो वहां पर किन किन अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा अतीक को? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो काफिला पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, कल सुबह लगभग 8 से 9 बजे के बीच ये काफिला पहुंचेगा झांसी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे ये काफिला पहुंचेगा और वहां से जालौन होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट और फिर चित्रकूट से प्रयागराज। ये रूट वही रूट है जो पिछली बार फॉलो किया गया था। उस रूट से आकर प्रयागराज यहां तकरीबन शाम को पहुंचने की उम्मीद है। लगभग 24 घंटे साबरमती टू प्रयागराज लग जाते हैं। पहले की तरह जब अतीक अहमद प्रयागराज आएगा तो उसे साबरमती जो नैनी जेल है वहां पर रखा जाएगा और परसों उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। संभावना इस बात की भी है कि अशरफ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए, क्योंकि वो भी इस मामले में आरोपी है। लेकिन जो जेल सूत्रों से जानकारी मिल पाई है कि आज भले उसकी तबीयत खराब हो, लेकिन कल मेडिकल चेकअप कराए जाने के बाद अगर लगता है कि वो फिट है तो कल अशरफ को भी फिजिकल पेशी के लिए यहाँ पर लाया जा सकता है। जब पूछताछ अतीक अहमद से होगी तो अशरफ और अतीक अहमद दोनों आमने सामने बिठाए जा सकते हैं। तो ये तस्वीर बन सकती है। कल नैनी जेल में उसे रखा जाएगा, लेकिन कोर्ट से अगर 14 दिन की रिमांड अगर मिल जाती है, जैसा कि प्रयागराज पुलिस कोशिश कर रही है कि उसे अतीक अहमद की 14 दिन की रिमांड मिल जाए, तब उसे सिविल लाइन में ही, प्रयागराज पुलिस लाइन में ही एक हाई सिक्योरिटी बैरिक में रखा जाएगा और वहां से पूछताछ की जाएगी। उसकी तैयारी भी कर ली गई है, लेकिन वो कोर्ट जब अनुमति दे दे तब के हालात की वाली तस्वीर है। लेकिन फिलहाल नैनी जेल में बंदोबस्त कर लिए गए हैं। जिस बैरिक पास परसों पेशी होगी, ये जानकारी मनीष दे रहे हैं। और सिद्धार्थ पांड्या उसी काफिले के साथ हैं जो काफिला अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस का इस वक्त जा रहा है। सिद्धार्थ, आप उस काफिले के साथ हैं क्योंकि नवभारत की टीम उस पूरे काफिले को फॉलो करते हुए प्रयागराज तक जाएगी। अभी कहां पर ये काफिला पहुंचा है बताएं जरा, और सिक्योरिटी के क्या बंदोबस्त वहां पर है?
सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था यहां पे की गई है और ये जो पूरा काफिला है अब यहां से राजस्थान बॉर्डर महज 36 किलोमीटर दूर है। अंदाजत ये माना जा रहा है कि 35 से 40 मिनट का समय लगेगा। रतनपुर बॉर्डर आती है, रतनपुर बॉर्डर के बाद में फिर राजस्थान शुरू होता है। तो यानी आप यहां से 45 मिनट का समय गिन लीजिए, उसके बाद राजस्थान के अंदर हम एंटर हो जाएंगे। अभी आपको मैं एक बार फिर बता दूं, तस्वीरों में तो हम देख ही रहे हैं, एक गाड़ी सबसे आगे जो गुजरात पुलिस की है, उसके पीछे जो गाड़ी उसमें अतीक अहमद, उसके पीछे एक और गाड़ी सुरक्षा के लिहाज से ब्लू कलर की यूपी पुलिस की, और उसके पीछे एक गाड़ी और है, एक इनोवा गाड़ी है जिसके अंदर उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी जो हैं वो बैठे हुए हैं। वो इस बार नया चेंज परिवर्तन हुआ है। पिछली बार ये दृश्य हमें देखने को नहीं मिला था। पिछली बार महज 3 गाड़ियों के साथ पूरा काफिला चला था, पर चौथी गाड़ी इस बार पीछे भी आई है। ये वही गाड़ी है जिसके अंदर आला अधिकारी है। वो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया की गाड़ी अतीक अहमद की गाड़ी के बहुत नजदीक ना चले जाए, कोई हादसा ना हो जाए। इसीलिए वो दूरी मेंटेन करने के लिए अगर आप बिल्कुल नजदीक जाए तो गाड़ी बीच में आकर आपको कहती है कि आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। तो ये एक है पूरी बात है। दूसरी चीज यहां पर जो देखने को मिल रही है कि पुलिस ने ये चीज भी ध्यान रखी है कि आसपास की गाड़ियों के ऊपर नजर है। कोई ऐसा शख्स तो फॉलो नहीं कर रहा जो मीडिया के अलावा है। यहां तक कि मीडिया में भी जो लोग हैं उनकी भी वीडियोग्राफी हो रही है। हम भी अगर उस गाड़ी के पास से निकलते हैं तो पुलिस वाले वीडियो शूट करने लगते हैं। तो उनको इस चीज की जानकारी है कि एक संवेदनशील मामला है, तो उसके अंदर कोई कोताही ना बरती जाए। ये दूसरी बात, एक बहुत अहम बात मैं आपसे यहां जिक्र करना चाहूंगा जिसका जिक्र अभी तक हुआ नहीं है, वो ये है कि अतीक अहमद जब जेल से बाहर निकल रहा था, हालांकि इसकी भी औपचारिक पुष्टि होनी बाकी है, तो इस बार और पिछली बार के उसके निकलने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस ये था कि इस बार उसका सामान भी बहुत सारा उसको दिया गया है। तो उसके अंदर उसका ब्लैंकेट है, उसके कपड़े हैं, वो विजुअल्स के अंदर भी दिख रहा है। जैसे वो जा रहा है तो पुलिस वाले उसे आगे दे रहे। तो पिछली बार ऐसा हुआ नहीं था। पिछली बार महज उसे ले गए थे और उसके एक ही जोड़ी कपड़े जो पहन के गया था उसी के साथ वो गया, उसी में वो वापस आया। पर इस बार कुछ साजो सामान उसका जो जेल के अंदर एक कैदी का होता है वो भी उसे दिया गया है। अब इसको लेकर के भी कवायदें, अब अटकलों का दौर है कि क्या आखिर वापस आएगा नहीं आएगा, अतीक कैसी परिस्थिति होती है, क्या निर्माण होता है, तो ये सब भी देखने वाली बात होगी। तो चूंकि हम वहां पे थे तो प्रत्यक्ष रूप से कुछ विजुअली हमने इन चीजों को देखा जो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगी है, जो थोड़ा सा आपके मन में संशय भी खड़ा करती है, प्रश्न भी बतौर पत्रकार खड़े होते हैं कि आखिर ये चीजें क्यों ले जा रहे हैं। तो अभी उसका ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, पर सबसे खास बात ये कि ये जब ये तस्वीर थी टाइम्स ऑफ भारत के कैमरे में कैद हुई, हमने बताया भी कि एक ब्लैंकेट वाला बैग था, उसके साथ में जो उसके कपड़ों का सामान था, वो सामान सबसे पहले वो रखा गया था। फिर उसके बाद में अतीक अहमद वहां पे बैठा और अतीक अहमद ने अपनी बात कही। लेकिन सिद्धार्थ, एक बात जरा बताइए, पिछली बार हमने देखा था कि अतीक अहमद के कुछ परिजन, कुछ जानने वाले समर्थक भी उस काफिले के साथ में हो लिए थे जो लगातार आगे चल रहा था। तो क्या इस बार भी ऐसी कोई तस्वीर नजर आ रही है क्या? देखिए, बिल्कुल नहीं नजर आ रही है और यही कारण है कि जो दो गाड़ियों के, दो बड़ी वैन्स के पीछे एक इनोवा गाड़ी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की लगी है, जिसमें 5 से 6 उत्तर प्रदेश पुलिस के सीनियर जो SHOs हैं, जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, वो बैठे हुए हैं। वो इसीलिए शायद बैठे हैं क्योंकि पिछली बार शाम के समय एक तो निकलते निकलते 5:30-6 बज गए थे। रात के समय में यह पता लगा पाना बहुत मुश्किल था कि आसपास में कौन लोग हैं, क्योंकि मीडिया की गाड़ियां एक दूसरे को देख रही थी। जो चिर परिचित लोग हैं वो जानते थे, पर ऐसे में राजस्थान के बाद से कुछ फॉलोअप करना शुरू हुआ, जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो हरियाणा नंबर की थी। फिर बाद में पता चला कि वही गाड़ी थी जिसके अंदर अतीक के कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे। ये ट्रैकिंग ऑफ हो पाई अगले दिन जब झांसी के अंदर गाड़ी पहुंची। तो अब ये छोटी छोटी चीजों का इस बार बहुत ध्यान रखा गया है। इस बार मीडिया की गाड़ियों के अलावा ऐसी कोई गाड़ी दिख नहीं रही है जो अलग से आ रही हो या अलग से फॉलो कर रही हो। वो भी जाहिर तौर पर हो नहीं सकता, क्योंकि जो लोग फॉलो कर रहे थे उनमें से कई खुद भाग गए, कई खुद सरेंडर करने को बोल रहे हैं, कई खुद की हालत खराब है। तो मतलब अतीक की परिस्थिति अभी ऐसी है कि उसे खुद जो फॉलो करने के लिए लोग थे वो पिछली बार के मुकाबले इस बार कम हो गए, बल्कि ये कहें कि है ही नहीं। तो सिद्धार्थ, क्योंकि उस काफिले के साथ आप चल रहे हैं, अतीक न सिर्फ बल्कि उसके जो तमाम गुर्गे हैं उसके खिलाफ अब गवाही दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस काफी कुछ निकलवा रही है, इसके काले कारनामों का पूरा चिट्ठा। और ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस की कोशिश यही होगी कि जुडिशियल कस्टडी अतीक अहमद की मिल जाए। और इसीलिए मनीष का मैं रुख करूंगी। मनीष, इस बार जैसा कि हमारे सहयोगी सिद्धार्थ बता रहे हैं कि पूरा अपना बोरिया बिस्तर लेकर के अतीक अहमद जा रहा है, यानी कि इस बात की पूरी संभावना है कि जुडिशियल कस्टडी की जो कोशिश उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से की जाएगी, अगर वो मिल जाती है तो अतीक अहमद को कुछ वक्त और उत्तर प्रदेश में गुजारना पड़े प्रयागराज में।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे मुकदमे और लगातार पूछताछ के लिए बार बार साबरमती जेल जाना, उसे लेकर आना, और लगातार चूंकि मुकदमे ट्रायल पर हैं तो ऐसे में पेशी भी नियमित अंतराल पर होती रहती है, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि कोर्ट से अनुमति ले ली जाए और यूपी के किसी जेल में उसे शिफ्ट कर लिया जाए। इसकी बाबत याचिका भी दाखिल की जाएगी और पहली जो कोशिश है पूछताछ के लिए कोर्ट में जो हिरासत है, रिमांड है, वो हासिल की जाए। उसके लिए अतीक अहमद की रिमांड 14 दिन की लेने की तैयारी यूपी पुलिस की है। तो ऐसे में वही शायद वजह रही है जिसके चलते साबरमती जेल से पूरा सामान लेकर कैदी अतीक अहमद यहाँ पर रवाना हुआ है। जेल प्रशासन ने उसे पूरा सामान दिया है, उसके कपड़े, जो बाकी जो जरूरी चीज़ें हैं वो उसे दी गई हैं। चूँकि अब बतौर कैदी वहाँ रह रहा है, वहाँ पर उसे काम भी करना पड़ता था, ऐसे में काम से जो इनकम रही होगी वो भी उसे दी गई होगी। तो ये सारी व्यवस्थाएँ, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसी लिहाज से शायद की गई हैं। क्योंकि पुलिस की कोशिश ये है कि जो उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की भूमिका रही है, जो बाकी आरोपी फरार हैं जिसमें अतीक अहमद का बेटा है, गुलाम है, गुड्डू मुस्लिम है, शाइस्ता परवीन भी फरार चल रही है, इन तक कैसे भी अपनी पहुंच बनाई जाए। और अतीक अहमद से जब पूछताछ होगी तो सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की गई है। उन सवालों में 200 लगभग चीजें रखी गई हैं। अलग अलग तरीके से अतीक अहमद से उन चीजों को निकलवाने की कोशिश की बिल्कुल। जाएगी। और मनीष आपका मैं दोबारा रुक करती हूँ, लेकिन जो इस समय की बड़ी अपडेट है अपने दर्शकों को बताते चलते हैं कि अतीक अहमद का काफिला अब बस गुजरात बॉर्डर को छोड़ने ही वाला है, क्योंकि राजस्थान के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। सिद्धार्थ लगातार उस काफिले के साथ में चढ़े हैं। जैसा कि सिद्धार्थ बता रहे थे कि सिद्धार्थ मुश्किल से 30 से 35 किलोमीटर और बाकी होगा जब राजस्थान में प्रवेश कर जाएगा ये काफिला। बिल्कुल, आधे घंटे का समय आप अमूमन लगभग मान लें यहाँ से, चूंकि कई बार बीच बीच में थोड़े ट्रैफिक्स आते रहते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं, इस कारण से थोड़ा लेट हो जाता है। पर मैं ये अमूमन हम कह सकते हैं कि अभी जहाँ पे हम मौजूद हैं ये बिल्कुल आखिरी छोर आने वाला है, जो गुजरात बॉर्डर का रतनपुर इसे हम यहाँ पे कहते हैं। और उसके बाद में बिछीवाड़ा जो पहला जिला चालू हो जाता है, जो पहला एरिया चालू हो जाता है राजस्थान में, वो लगेगा। यहाँ से 31 किलोमीटर एग्जैक्ट अगर मैं आपको बता पाऊँ तो बिल्कुल 31 किलोमीटर अभी यहाँ से बचा हुआ है। और अगर हम 31 किलोमीटर को समय में परिवर्तित करने की कोशिश करें तो आप मान के चलें कि आधे घंटे से 35 मिनट का समय लगभग यहाँ पे लगेगा। अगर बीच में नहीं रुकते हैं तो, अगर कहीं रुकते हैं तो हो सकता है थोड़ा विलंब बढ़ जाए, पर ऐसा लग नहीं रहा कि अभी रुकने की किसी तरह की कोई कवायद है या कोई इस तरह का कोई प्लानिंग फिलहाल दिख रहा है, क्योंकि गाड़ी की रिफ्यूलिंग वगैरह हो चुकी है। कहा जाता है कि राजस्थान की गर्मी, चिलचिलाती गर्मी अच्छों को परेशान कर दे, और जिस जगह से अभी आप लोग गुजर रहे हैं ये तो वक्त भी बहुत चिलचिलाती गर्मी का है। तो जरा बताइए कि इस समय मौसम भी कैसा है और अतीक के लिए कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि जिस गाड़ी में है वो गाड़ी तो उसको और परेशानी वाली लग रही होगी। जी बिल्कुल, देखिए हमारी कोशिश लगातार यह रहती है कि हम आपको बता पाएं अलग अलग तरीकों से कि आखिर परिस्थिति क्या है। और एक तरीका और हम आपको बताते हैं, क्योंकि हम अभी जहां पे हैं इस वक्त आप माने कि ऐसे समय में रिपोर्टिंग करना और ऐसे समय में अपने दर्शकों तक सच खबरें पहुंचाना, ये एक चुनौती का काम न केवल एक जिम्मेदार हमारे चैनल के लिए पर पत्रकारों के लिए भी होता है। थोड़ा आपको मैं अगर निकल करके दिखाने की कोशिश करूं विजुअल के जरिए तो आपको अंदाजा आएगा कि यहाँ पे किस तरह की परिस्थिति का आखिर निर्माण हुआ है। लगभग आप मान के चलिए कि 40 डिग्री के आसपास यहाँ पे तापमान है। ये देखिए गाड़ी फिर आगे रुकती हुई 40 डिग्री तापमान यहाँ पे बन चुका है। और ये बिल्कुल वही गाड़ी है जिसके पीछे, जिसमें अतीक अहमद बैठा है। अभी धीरी हुई है गाड़ी, तस्वीरें के जरिए अगर आप देख पा रहे हो, ये गाड़ी धीरी हो रही है लगातार। एक ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए पुलिस की भी गाड़ी है, इनोवा की गाड़ी। ये देखिए, ये इस बार एडिशन पे हुआ है। इस गाड़ी के अंदर पुलिस वाले अलग से इस बार आए हैं, जो पिछली बार हमें देखने को नहीं मिले थे। और इसी गाड़ी के अंदर से पुलिस वाले लगातार मीडिया को भी कवरेज कर रहे हैं, वो अपने वीडियोस अलग शूट कर रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से कि आखिर क्या हो सकता है या क्या परिस्थिति कुछ ऐसी ना हो जाए। अब एकदम से काफिला धीरे हुआ है, क्या कारण है हमें समझ में नहीं आ रहा, पर बिल्कुल धीमा हो चुका है काफिला, अगर आप इस तस्वीरों के जरिए देख पाए। पर हाँ, जो जहां तक आपने गर्मी की बात की, वैसे भी इस वक्त कुछ दिन पहले गुजरात के अंदर बारिश गिरी थी और उसके बाद उमस और प्लस गर्मी, यानी 35 से 40 डिग्री का टेम्परेचर, 40 डिग्री तो टेम्परेचर अहमदाबाद में ही लगभग हो गया था। और अभी जैसे हम राजस्थान जा रहे हैं तापमान लगातार बढ़ रहा है और ये महसूस भी होता है जब हम फील्ड के अंदर निकलते हैं। आगे वाली गाड़ी UP 70 AG 4078,
इसी गाड़ी के अंदर अतीक अहमद बैठा हुआ, सहमा हुआ, डरा हुआ और अपनी किस्मत जो है उसकी तरफ सोचता हुआ कि कुछ ऐसा हो जाए कि इस पूरे फसाद से वो बाहर निकल सके। पर अपराध के जिस दलदल में अतीक ने पैर रखे हैं, अब उस दलदल में जितना वो बाहर निकलने की कोशिश करता जा रहा है, उतना ही उस दलदल के अंदर धंसता जा रहा है। और ये वही दलदल है जिसे हम इंसाफ कहते हैं, न्याय कहते हैं। और अब न्याय जब होता है, कहते हैं कि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो उसकी आवाज होती नहीं है। ये आवाज अभी भी अतीक को सुनाई नहीं दे रही है। और यही वजह है कि थर-थर कांप रहा है। अतीक अहमद को इस बात का डर है कि वो सुरक्षित वहां पर पहुंचेगा, क्योंकि अतीक अहमद जब निकल रहा था तो उसने इस बात को खुद कहा कि मुझे इनकी मंशा सही नहीं लगती, इनकी नीयत सही नहीं लगती है, मुझे मरवा भी सकते हैं। ऐसे में जो तस्वीर आप सिद्धार्थ हमें दिखा रहे हैं, वो जो गाड़ी आप हमें दिखा रहे हैं जिसके अंदर इस वक्त अतीक अहमद मौजूद है, उसकी दिल की धड़कनें तेज है। उसको डर है क्योंकि वो चाहता नहीं कि उत्तर प्रदेश के किसी जेल में वो रहे, लेकिन लगता है कि जिस तरह से बोरिया बिस्तर लेकर के उसको वहां भेजा गया है, अब कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये डर के साए में जब अपराधियों का सरगना, गुनाहों का देवता एक तरह से इसे कहने कहा जाता था, इस इंसान को कहा जाता था, आज वो शख्स जिस बेड़ियों में जकड़ करके जा रहा है तो उसकी मजबूरी की हद आप देखिए। उसके हाथ पे जो हथकड़ियां हैं, वो हथकड़ियां सिर्फ लोहे की नहीं, वो हथकड़ियां मजबूरी की हथकड़ियां हैं। और उन हथकड़ियों के जरिए वो जेल की सलाखों के पीछे इतना समय काट चुका है कि अब जो उसने पाप किए हैं, उन पाप को वो गिन रहा है। उसे उसके पाप याद आ रहे हैं कि क्या क्या पाप करके वो निकला था, जिसका फल अब उसे भोगना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में न जाने और कितनी भी परिस्थितियों का ऐसा निर्माण होगा जब उसे भोगना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, अब तो वो खुद नहीं, उसका परिवार भी इसके अंदर फंस चुका है, तो वो भी उसके लिए राहत नहीं है। तो इन सभी परिस्थितियों को अगर हम एक साथ जोड़ करके देखें और इसे हम समझने की कोशिश करें तो यही है कि डर के साए तले अभी अतीक अहमद उस गाड़ी के अंदर बैठा, बेचैन, बेहिस, ना एसी, ना पंखा, ना कुछ, 40 डिग्री टेम्परेचर और लोहे से बनी पूरी गाड़ी, किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं। एक सामान्य कैदी को जिस तरह से ले जाया जाता है घुटनों के बल, मन के अंदर टूटा हुआ, मनोबल टूटा हुआ, और हाँ, वही शब्द उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के याद आते हुए। सबसे खास बात यह है सिद्धार्थ कि दहशत का सफर जो है वो उस पर है अभी फिलहाल अतीक अहमद। और जो आप बात कह रहे हैं वो वाकई में बिल्कुल यहाँ पर चरितार्थ होती हुई नजर आती है कि कभी अतीक अहमद ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके गुनाहों का जो प्रभाव है या फिर गुनाहों का घड़ा भरेगा और उसके साथ में उसका हश्र ये होगा। मनीष और मकरंद भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। मकरंद, जब हमने देखा था पिछली बार जब सुनवाई के दौरान जब अतीक अहमद को लेकर आया गया था, तो उसके बाद में मध्य प्रदेश की सीमा शुरुआत से लेकर उसके कुछ देर बाद ही अतीक अहमद की बहन और उसके कुछ समर्थकों का काफिला भी जो है वो शुरू हो गया था। तो इसको लेकर भी क्या इस बार मध्य प्रदेश में कुछ एहतियात बरती जा रही है? देखिए, यूपी पुलिस उसके साथ लगातार बनी हुई है। यूपी पुलिस के इनपुट के आधार पर ही मध्य प्रदेश पुलिस काम कर रही है। जैसा कि मध्य प्रदेश में एंट्री होते ही एक गाड़ी, एक फॉलो वाहन जो मध्य प्रदेश पुलिस का है उसको फॉलो करने लगता है। अभी फिलहाल बस पायलट वाहन की ही रिक्वायरमेंट मध्य प्रदेश पुलिस के लिए जानकारी में आई है। जहां तक इस तरह के समर्थकों का, गुर्गों का, वकीलों का सवाल है, तो जब हम पिछली बार राजस्थान बॉर्डर से लेकर उसको मध्य प्रदेश में एंटर हो रहे थे, उसी दौरान हमने देखा कि उसके कुछ वकील और उसके कुछ साथी उसकी गाड़ी के आसपास देखे गए, पाए गए। तो उसको सुरक्षा मुहैया कराना तो पुलिस का काम है ही, यूपी पुलिस का काम है ही। लेकिन जैसा कि हमें सिद्धार्थ बता रहे थे कि जो पुलिस के साथ एक अतिरिक्त वाहन चल रहा है जो ये मॉनिटर कर रहा है कि फॉलो कौन कर रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल अतीक को खतरा, जैसा कि मैं बता रहा था, अतीक को खतरा केवल पुलिस से या प्रशासन से वो नहीं डर रहा। अतीक को डर उनका भी है कि वो जो उसके पीड़ित लोग हैं, उसके द्वारा पीड़ित किए गए लोग हैं, वो कहीं पलटवार नहीं करे। जिस तरह से उमेशपाल हत्याकांड हुआ, दूसरे हत्याकांड हुए, तो जाहिर है कि विरोधी पक्ष जो जिनको मारा गया है, उनके परिवार के लोग, उनसे जुड़े हुए लोग बदला लेने की फिराक में जरूर होंगे। और ये डर उसको इसीलिए सता रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश की जेलों में रहने में वो क्यों घबरा रहा है, प्रशासन के साए में रहने में वो क्यों घबरा रहा है, क्योंकि उसको
को मालूम है कि वहां पर जेलों में बंद तमाम ऐसे लोग हैं जो उसके विरोधी गैंग के हैं और उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो जाहिर है कि डर उसके मन में केवल पुलिस प्रशासन का नहीं, इसका भी है। जिस तरह से वो लगातार कमजोर हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज मुखर करना या उसके ऊपर हमला करना डर है। और देखना होगा कि अब जब ये काफिला पहुंच रहा है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर चप्पे चप्पे पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ हमारे साथ बने हुए हैं, मकरंद काले बने हुए हैं, मनीष भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े। इसके अलावा भी हमारी बहुत बड़ी टीम एक आपको पल पल की अपडेट्स और तस्वीरें दिखाएगी। आप तीनों बने रहे फिलहाल हमारे साथ। एक छोटी सी ब्रेक। अतीक अहमद को लेकर साबरमती जेल से निकली उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रयागराज के लिए हुई रवाना। साबरमती जेल से निकलते हुए बोला अतीक अहमद, कहा इनकी नियत सही नहीं, ये मुझे मारना चाहते हैं। अतीक के साथ यूपी पुलिस की 34 पुलिसकर्मी टीम में 30 कांस्टेबल, एक सीओ, इंस्पेक्टर और 2 एसआई मौजूद। अतीक को ला रही पुलिस वैन के अंदर मेटल डिटेक्टर्स, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अतीक को लेकर पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा। अतीक का दाहिना हाथ तालिब गुर्गों को दिलवा रहा है शेल्टर। अतीक ने तालिब को एसपी सिटी का नाम दिया था। उमेश पाल हत्याकांड मामले में वारंट बी जारी। अतीक और अशरफ दोनों को कोर्ट में होना होगा पेश। अशरफ की तबीयत को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है पेशी। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को अतीक के घर से मिली लाल डायरी, शाइस्ता का हरा बैग भी बरामद। बैग में मिले कई पेपर। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक का एक और बेटा पुलिस के रडार पर। पुलिस के अनुसार चौथे बेटे ने शूटर्स के लिए दोस्तों की आईडी से खरीदवाए 16 सिम कार्ड। अतीक की बहन ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी। 13 अप्रैल को अब मामले में सुनवाई होगी। उमेश पाल हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से खबर। अतीक के कहने पर असद में चलवाई गोली। अशरफ नहीं चाहता था हत्याकांड में शामिल हो असद। उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता ने अतीक को फोन भी किया था। अतीक ने कहा 18 साल बाद चैन की नींद सोया। सूत्रों के हवाले से खबर। उमेश पाल की पत्नी जया पाल और उनकी मां का बयान। कहा योगी सरकार पर पूरा भरोसा, न्याय जरूर मिलेगा। माफिया अतीक पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। का यूपी में अपराधी बच नहीं पाएंगे, एक एक अपराधी को सजा दिलाना हमारा मकसद। अतीक अहमद पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा अपराध मुक्त राजनीति चाहिए, हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं। अब्दुल्ला आजम की याचिका पर फैसला सुरक्षित। एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सुनाई थी सजा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अमृतपाल केस की सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार में एनएसए लगाने पर मांगा जवाब। 24 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। पपलप्रीत के परिवार ने बताया जिस गाड़ी में अमृतपाल जलंधर से फरार हुआ वो पपलप्रीत की। 17 से 18 मार्च के बाद से पपलप्रीत से कांटेक्ट नहीं है। अमृतपाल पर पंजाब पुलिस का ट्वीट लिखा, भाग सकते हैं लेकिन कानून से छुप नहीं सकते। झारखंड सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। वर्कर्स को खदेड़ने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। रांची में बीजेपी के सचिवालय घेराव कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा सख्त। दुर्वा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। 1500 फोर्स की तैनाती। सचिन पायलट ने धरना दिया। वसुंधरा राजे सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। अनशन पर बोले सचिन पायलट। कहा घोटाले को उजागर करने के लिए सड़कों पर हम सरकार में है, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। सचिन पायलट के अनशन में दूर दूर से पहुंचे लोक संगीत के जरिए जताया विरोध। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बिगड़ी तबीयत, आज के अपने सभी कार्यक्रम किए रद्द। टीएमसी सांसद लुइजिन्हो फलेरियो ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। गोवा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ टीएमसी में शामिल हुए थे। सोनिया गांधी के लेख पर किरेन रिजिजू का पलटवार। कहा कांग्रेस का लोकतंत्र की बात करना भ्रामक है। वायनाड पहुंचे राहुल और प्रियंका गांधी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सदस्यता रद्द होने के बाद पहला वायनाड का दौरा। वायनाड में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। समर्थकों का अभिवादन किया स्वीकार। सिद्धारमैया से मिले पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। दिल्ली में दोनों कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बयान। कहा पवार ने खुद 2003 में जेपीसी की अध्यक्षता की थी। मंगलुरु में मंत्री एस अंगारा के विधानसभा क्षेत्र में उठी इलेक्शन बायकॉट करने की मांग। पुल का निर्माण न होने को लेकर नाराज है ग्रामीण। कल राजस्थान में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। श्री गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने बधाई दी। ट्वीट कर लिखा गुरु साहिब जी का साहस प्रेरणादायक। पीएम मोदी ने महात्मा फुले की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा आपके विचार लाखों लोगों की आशा और शक्ति है। 13 अप्रैल को केंद्र सरकार कर रही है रोजगार मेले का आयोजन। 71,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। जेपी नड्डा के साथ कर्नाटक बीजेपी के नेताओं की बैठक में सीएम बोम्मई प्रहलाद जोशी भी रहे मौजूद। दिल्ली में केंद्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक में बोले राजनाथ सिंह। कहा जब भी देश को कोई जरूरत होती है वो बड़ी तत्परता से खड़ी मिलती है देश की सेना।
असम के डिब्रूगढ़ में बीजेपी दफ्तर का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। असम में अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, विदेश में देश की छवि खराब करने की निंदा की। 14 और 15 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे अमित शाह, बीरभूम में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एस ईश्वरप्पा नहीं लड़ेंगे चुनाव, जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है उन्होंने। सुरंग परियोजनाओं का निरीक्षण करने के बाद में नितिन गडकरी का बयान था, श्रीनगर हाईवे में 5 सुरंगें होंगी, 245 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में होगी तय। एलएसी मुद्दे को लेकर कपिल सिब्बल ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा शब्दों के अलावा कि आपके पास कोई और जवाब है। मुरलीधरन ने केरल के सीएम के पीएम मोदी पर दिए बयान की निंदा की, कहा सभी वर्गों ने पीएम मोदी को स्वीकारा, सीएम पिनराई को नहीं पच रही है ये बात। तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ जारी, लैंड पर जॉब मामले में सवाल जवाब। यूपी में विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाएगा पुलवामा अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक, नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में किया गया बदलाव। अखिलेश यादव ने सीएम योगी का वीडियो ट्वीट किया, तंज कसते हुए लिखा जिस मंत्री के मंत्रालय का कार्यक्रम उसको इस फ्रेम से बाहर निकाल दिया। हरदोई के समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष का विवादित बयान, कहा निकाय चुनाव में अपराधी जीत दिला सके तो उसको भी देंगे टिकट। यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नॉमिनेशन शुरू, पहले फेज में 4 मई को वोटिंग होनी है, 13 मई को आएंगे नतीजे। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर केजरीवाल का बयान, कहा मनीष और जैन साहब की बहुत याद आ रही है, वो होते तो खुशी में 4 चांद लग जाते। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को बताया भगत सिंह का चेला, कहा आम आदमी पार्टी देश को नंबर 1 बनाएगी। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को विजिलेंस विभाग का नोटिस, आय से अधिक आमदनी मामले में कल पूछताछ के लिए बुलाया गया। सीएम शिंदे को मिली जान से मारने की धमकी, नागपुर पुलिस कंट्रोल को ये कॉल आई थी, शख्स को हिरासत में लिया गया, आरोपी ने नशे में फोन किया था। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, स्वतंत्र वीर गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा वीर सावरकर का जन्मदिन। आनंद दुबे ने बीजेपी से पूछा सवाल, डबल इंजन की सरकार में सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं। बीजेपी विधायक नितेश राणे का उद्धव ठाकरे पर वार, कहा बाला साहेब के योगदान पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन उद्धव ने क्या योगदान किया ये जनता को जरूर बताएं। किसान नेता राकेश टिकैत और साथी ओसामा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, यलहंका में भरत शेट्टी नाम के शख्स को धमकी देने का मामला, शेट्टी ने टिकैत पर फेंकी थी स्याही। हिंदू मुस्लिम पर बाबा रामदेव का बयान, कहा हम एक हैं, मुस्लिम हमें भाई माने या ना माने, हम तो मुसलमानों को अपने पूर्वजों की औलाद मानते हैं। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी पंडितों से पंजीकरण कराने को कहा, जम्मू कश्मीर में वोटर रिवीजन का काम चल रहा है। तमिलनाडु में आरएसएस की रूट यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। फ्लाइट में पैसेंजर्स के गलत बर्ताव को लेकर सभी एयरलाइंस को डीजीसीए का नोटिस, पायलट केबिन क्रू को ऐसे हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग देने को कहा। सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी, मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक नाबालिग को राजस्थान की बाड़मेर से हिरासत में लिया। यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ सभी मामलों को क्लब करने की मांग, याचिका पर 21 अप्रैल को अब अगली सुनवाई। कुतुब मीनार परिसर के अंदर मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया, 27 अप्रैल को होगी सुनवाई। देश भर में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट, 17 अप्रैल को अब सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल में कर्मचारियों के बकाये डीए का मामला, 24 अप्रैल को होगी अब अगली सुनवाई। राजा भैया और पत्नी भानवी देवी के बीच सुलह की कोशिश नाकाम, तलाक की अर्जी वापस लेने को तैयार नहीं, राजा भैया अक्षय प्रताप के खिलाफ मुकदमे को लेकर अड़ी है भानवी। सीबीआई ने सीएफएसएल लैब जमा करवाया, जगदीश टाइटलर का वॉइस सैंपल, 1984 दंगों में कथित भूमिका के चलते जांच। जगदीश टाइटलर का बयान, का अगर कुछ मिला तो मैं हैंग होने को तैयार, पुराने मामले में अभी तक जांच चल रही है। मजिंदर सिंह सिरसा का टाइटलर पर बयान, कहा यूपीए सरकार में सीबीआई ने टाइटलर को क्लीन चिट दी, मेरा दावा टाइटलर सलाखों के पीछे होगा। दिल्ली के बंगाली मार्केट के पास बुलडोजर एक्शन, मैनेजमेंट का दावा, बिना किसी जानकारी और नोटिस के बुलडोजर चलाया गया। बेमितरा के तनावग्रस्त इलाकों में मिली 2 लाशें, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में कुत्तों के झुंड ने एक बच्चे पर हमला कर दिया, 10 साल के बच्चे को मौत की घाट उतार दिया। कानपुर चिड़ियाघर में सारस को देखने के लिए पहुंचे आरिफ, आरिफ को देखते ही बेचैन हो उठा सारस। बिहार की गया में सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक, कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। कोलकाता के ब्रह्मपुर में फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगी, हादसे में कोई जनहानि नहीं, आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली कराया गया। लखनऊ में आइनॉक्स मॉल के सामने आग लग गई, सड़क किनारे दुकानों में भी फैली आग, लाखों का सामान जलकर खाक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के खरगोन में हनुमान मंदिर में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ दान पेटी ले जाते हुए चोर।
बिहार के दरभंगा में पत्नी को जबरदस्ती वेस्टर्न ड्रेस पहनाने और शराब पिलाने का आरोप, पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया। भागलपुर से सीतामढ़ी लौट रही पुलिस वैन हादसे का शिकार हुई, एक एसआई की मौत, कई पुलिसकर्मी हुए घायल। मेरठ में विशु मर्डर केस में पीड़ित के परिवार ने कथित तौर पर आरोपी का घर जला दिया, मौके पर पहुंची पुलिस। मेरठ हत्याकांड में 14 नामजद के खिलाफ केस दर्ज, 150 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। आकांक्षा दुबे मौत मामले में कोर्ट ने समर सिंह को तलब किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार में बीएसएफ ने जब्त किए करीब 10 लाख के ड्रग्स, 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। 350 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप में शाह पेपर मिल के 18 ठिकानों पर रेड, 2 करोड़ कैश और 2 करोड़ के गहने भी जब्त किए गए। हिमाचल के सोलन में एक होटल में आयकर विभाग की रेड, टैक्स चोरी मामले में होटल प्रबंधन से पूछताछ जारी। श्रीनगर ईदगाह में इस साल भी नहीं होगी ईद की नमाज, सुरक्षा कारणों से नमाज को नहीं दी गई है हरी झंडी। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक को लेकर बौखला है पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून का दिया हवाला। देश में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का सतपुरा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में मिला पहला स्थान। भारत में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहली फायरिंग, जल्द ही वायुसेना ने पूरी की तैयारी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,500 से ज्यादा नए मामले, एक्टिव कोविड मरीजों की संख्या 37,000 के पार। दिल्ली के LNJP अस्पताल में कोरोना की मॉक ड्रिल, डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कोविड से निपटने की पूरी तैयारी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को घेरा, आतंकियों को हथियारों की ड्रोन डिलीवरी पर वैश्विक निंदा की मांग की है। कल भारत स्पेन मंत्रियों के बीच में बैठक, दिल्ली में होगी वाणिज्य मंत्रालय की मीटिंग। अमेरिका को कोरोना के प्रतिबंधों से मिली राहत, 3 साल से भी अधिक समय के बाद कोरोना के आपातकाल का अंत हुआ। यूएस के खुफिया विभाग के हाथ लगी जानकारी, रूस ने अमेरिका ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ काम करने के लिए यूएई से मिलाया हाथ। अमेरिका के लुइसविले में अंधाधुंध गोलीबारी घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। ताइवान और चीन के बीच में फेस ऑफ का मैप आया सामने, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी दोनों देशों की वॉरशिप। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का दावा, द्वीप के चारों ओर डिटेक्ट हुए 9 चीनी वॉरशिप और 26 एयरक्राफ्ट। 35वें ऑस्ट्रेलियाई सिख खेलों के लिए पीएम मोदी का संदेश, कहा सिख गुरुओं ने शारीरिक स्वास्थ्य आध्यात्मिक विकास के महत्व पर जोर दिया। और एक बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व सांसद संसद की सदस्य जाने के बाद पहली बार वायनाड पहुंचे। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी वायनाड में मौजूद हैं, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड पहुंच चुके हैं। और देखिए, संसद सदस्यता छिनने के बाद ये पहला मौका है। वहीं से सांसद थे वायनाड से राहुल गांधी और उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को भी आप देख सकते हैं। सत्यमेव जयते, जिस गाड़ी पर वो सवार है उस पर ये लिखा हुआ है, लोगों का अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं। तो वायनाड केरल से ये तस्वीरें इस वक्त। दरअसल राहुल गांधी पहुंचे हैं, साथ में प्रियंका गांधी मौजूद हैं और वायनाड की सड़कों पर रोड शो कर रहे हैं। यहां पर उपचुनाव की आहट है, क्योंकि अब जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई, उपचुनाव की आहट के बीच में राहुल गांधी का ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है। हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है, लोगों की भीड़ यहां पर साफ तौर से देखी जा सकती है। पुलिस प्रशासन भी यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है। तो आज केरल पहुंचे हैं वायनाड, जहां से राहुल गांधी सांसद चुने गए। हालांकि जब उन्हें मानहानि मामले में 2 साल के लिए सजा हुई, दोषी करार दिया गया, तो उसके बाद में नियम के अनुसार उनकी सदस्यता चली गई। लेकिन अब उस पूरी प्रक्रिया के बाद में राहुल गांधी इस बीच पहुंचते हैं वायनाड जाकर एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करते। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जगह जगह हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए कार्यकर्ता भी नजर आए। जगह जगह यहाँ पे वायनाड की सड़कों पर पोस्टर्स लिखे हुए हैं और उसमें कहा, मैं सावरकर नहीं। इस तरह के पोस्टर से पूरा वायनाड पटा पड़ा है। और ये देखिए, हाथों में पोस्टर लेकर के राहुल गांधी का सपोर्ट करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम इस वक्त इस रोड शो में नजर आ रहा है। और साथ ही वहाँ के जो तमाम कांग्रेस के लीडर्स हैं वो भी राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए मौजूद हैं साथ में। और ये रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वायनाड केरल में संसद की सदस्यता छिनने के बाद राहुल गांधी पहली मर्तबा अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। और इस समय की बड़ी खबर राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर अभी फिलहाल ये कहा जाए ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा है। सचिन पायलट के एक बार फिर से बगावती तेवर आज नजर आते हैं, क्योंकि अपनी ही सरकार के खिलाफ अब देखिए सचिन पायलट अनशन पर बैठे हुए हैं। तो मौन धरने और अनशन पर बैठे हुए आज वो नजर आए। और हालांकि पार्टी आलाकमान
सख्त है इस बात को लेकर, लेकिन कोई कार्रवाई सचिन पायलट के खिलाफ अभी तक की नहीं गई है। लेकिन गहलोत सरकार को जिस तरीके से सचिन पायलट इस चुनावी वक्त में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो अपने आप कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। जहां तक देश में जहां भाजपा की सरकार है, चाहे वो आज कर्नाटक में सरकार हो, सब लोग जानते हैं कि वो 40% की सरकार है, कमीशन की सरकार है, और हम लगातार उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारे बातों को विश्वास कर भाजपा को वहां से बाहर, सत्ता के बाहर कर देगी। तो सचिन पायलट दरअसल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बिहार के बोधगया की। बिहार के बोधगया से समय की बड़ी खबर है, जहां पर आग से भारी तबाही मची है। बोधगया में जो महाबोधि मंदिर है, वहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एक सब्जी मार्केट में आग लग गई। देखिए यहाँ पर आग लगने से किस तरह के हालात बने हैं। और ये देखिए दूर दूर तक काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। 50 दुकानें बताई जा रही है कि इस आग की वजह से जलकर खाक हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है लोगों का। 100 से ज्यादा दुकानें जल गई हैं। तो एक के बाद एक सिलेंडर में ब्लास्ट होने से यह हादसा हुआ। इलाके में कोहराम मचा और बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ तो ऐसी आवाज आई जैसे कोई बम धमाका हुआ हो। आग से कैसी तबाही की, बर्बादी की तस्वीरें सामने आती हैं। ये तस्वीर बिहार के गया की महाबोधि मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ये सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद में आग लगी है। 50 दुकानें जलकर खाक हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। साउथ कोरिया के जंगलों में आजकल विनाशकारी आग ने तांडव मचा रखा है, लेकिन अब यह आग रिहायशी इलाकों तक भी पहुंचना शुरू हो चुकी है। मौके पर 700 से ज्यादा फायर फाइटर्स मौजूद हैं, लेकिन इस आग पर काबू पाने में सभी असमर्थ नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए जंगलों की आग की ये तबाही। हर तरफ काला धुआं और आग की लपटें नजर आ रही हैं। जहां कई घरों में अभी भी आग दहक रही है, तो कई घर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। हर सेकंड फैलती हुई इस आग ने कई इमारतों को पूरी तरह से फूंक दिया है। तस्वीरें साउथ कोरिया के गुंगनुक से सामने आई है, जो वैसे तो एक तटीय शहर और टूरिस्ट के लिए घूमने की जगह है, लेकिन आजकल वहां के जंगलों में आग ने अपना कब्जा कर लिया है। ये विनाशकारी आग अब तक 44 घरों को पूरी तरह से फूंक चुकी है। आप तस्वीरों को देखकर ही समझ सकते हैं कि इस आग ने किस कदर तबाही मचाई है। जानकारी के मुताबिक मौके पर 700 से ज्यादा दमकल कर्मचारी और 300 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है, लेकिन आग को बुझाने में ये सभी नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि हवाएं तेज चल रही हैं। हालांकि अब तक इस आग में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन करोड़ों का नुकसान जरूर हो गया है। इधर पेरू में कुदरत का कहर लोगों पर भारी पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से पेरू के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। जी हाँ, बताया जा रहा है करीब 6 लोगों की इस विनाशकारी बाढ़ की वजह से अभी तक मौत होने की भी खबर सामने आई है। यहाँ पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, लोग बेघर हो चुके हैं। दिखाते हैं आपको पेरू से आई हुई कुछ डरावनी तस्वीरें। पानी का तेज बहाव है। एक शख्स हाथ में धक्का लगाते हुए अपने ऑटो को ले जा रहा है। तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर समझ आ रहा है कि नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि पानी पुल के ऊपर बह रहा है। लोग पुल को पार करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। कोई अपनी साइकिल को कंधे पर टांग कर जा रहा है, तो कोई ऑटो पर खड़े होकर। तस्वीरें पेरू की हैं, जहां इस वक्त भयंकर बाढ़ ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। लोगों के घरों, खेतों में पानी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक ये बाढ़ भारी बारिश के बाद आई है, जिसने करीब 6 लोगों की जान ले ली है और हजारों लोगों को बेघर कर दिया है।
पेरू से आई तबाही की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन श्वेता इसी तरह से रूस में भी हालात हैं जहां पर मॉस्को में अचानक से एक धमाका हुआ और वहां पर उसके बाद एजेंसीज जो हैं वो अलर्ट मोड पर आ गई हैं। बिल्कुल नैना, और आनंद फानन में पूरे इलाके को खाली करवाया गया और उसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। धमाका बताया जा रहा है इतना जोरदार था कि पूरा इलाका धुआं हो गया है। आखिर ये धमाका कैसा था, क्या हुआ और वहां पर अभी किस तरह के हालात हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं। आग की लपटें और धुएं का गुबार, जहां तक नजर जाती है सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को के करीब मखाबिनो इलाके की है, जहां एक वेयरहाउस में जबरदस्त आग लग गई, जिसके बाद पूरे आसमान को काले धुएं के बादलों ने ढक लिया। बताया जा रहा है कि ये आग स्पेयर पार्ट्स के एक गोदाम में लगी। आग लगने से पहले शक्तिशाली धमाकों की आवाज भी सुनी गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता, आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। गोदाम में आग लगने के बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। सबसे पहले इलाके को खाली कराया गया, क्योंकि गोदाम में रुक रुक कर धमाके हो रहे हैं। इस हादसे में कोई हताहत हुआ है या नहीं, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। वहीं रूस के आपात स्थिति मंत्रालय के अनुसार आग से करीब 1400 वर्ग मीटर का क्षेत्र प्रभावित हुआ है। आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हादसा था या हमला।